डबल कोट्स बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो मैंने लिखा REL, ये क्या कहलाता है? टैग कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है, क्या कहलाता है? ये एट्रीब्यूट कहलाता है। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट भी है इसका, है ना? वो कौन सा है? href, है ना? यहां पर क्या बताना होता है? यहां पर क्या बताना होता है href में? हाँ, इमेज का URL, इमेज का पाथ। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है कि सबकी याददाश्त वापस आ गई है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे सब लोग ना। कुछ लोग अच्छा आंसर कर रहे थे, कुछ बिल्कुल खामोश थे। ये ठीक बात नहीं ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खूब आंसर करेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे फिर नहीं होगा। याद कुछ नहीं करना, ये प्रैक्टिस करने से चीजें आनी है, याद करने से नहीं आएंगी। जुबानी याद नहीं करना, रटा नहीं लगाना। चलें जी, आगे चलते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है इसका। ठीक है, ये मैंने नोटपैड खोला। अच्छा, हमने इसको सेव भी किया था ना किसी जगह पर, खास जगह पे मेरा ख्याल है, फोल्डर बनाकर म्यूजिक में रखा था मैंने, कि किसी और जगह ले गया था? कहाँ पे? मुझे भी नहीं याद ना, कहाँ ले गए थे? हाँ, DM के फोल्डर में ले गए थे। चलिए उधर आ जाते हैं वापस, ताकि हम उधर से ही वापस आगे आते हैं फिर। ठीक है, और आपकी क्लास का नाम मैंने रखा था HTML, शायद लिखा था, है ना? इसके साथ HTML लोअर मार्क, ये था। चलो जी, आ जाए इसमें वापस। ये आपकी फाइल है, ऐसे ही है ना, फर्स्ट जिस पे लिखा था हमने। चलें, अब हम इस फाइल को दोबारा से खोलने लगूँ मैं, और नोटपैड प्लस प्लस में खोल रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ आ गया, एडिट नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, यहीं तक किया था ना? अच्छा, अब साथ ही हम एक काम करते हैं, वेबसाइट भी खोलते हैं। चलो इसी को खोल लेते हैं, देख लेते हैं अब हम आगे किधर को जा रहे हैं इसके लिए। अब जब ये वेबसाइट खुल गई है तो हमने ये, चलें अब आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है? अब डिस्कशन नहीं करनी है, डिस्कशन क्लास के बाद करनी है। मुझसे पूछना है तो जरूर पूछना है। ये आइकन आ गया, ये टाइटल आ गया, ये दो चीजें सीखी हमने। अब हम आगे वापस नीचे पेज के अंदर, और पेज के अंदर जो एसईओ को रिलेट करता हुआ सबसे पहला एलिमेंट है वो ये वाला है। सबको पता लग रहा होगा, ये इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पहला एलिमेंट है, मतलब ये किस तरह लिखा हुआ है, हेडिंग की शक्ल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद अब पेज के अंदर जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट, आप बुक भी पढ़ते हैं, किसी बुक की रीडिंग शुरू करते हो तो उसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? आपके टॉपिक की हेडिंग। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा जो मेन एलिमेंट आगे आ गया हेडिंग का। अब आप जब बुक रीड कर रहे होते हो तो उसमें एक हेडिंग तो नहीं होती है, बहुत सारी हेडिंग होती है, विद कॉन्टेक्स्ट टू कंटेंट। कुछ हेडिंग्स होती हैं जो नई स्टार्ट हो रही होती हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं जो सब हेडिंग्स होती हैं, यानी वो पहले वाली हेडिंग के ही आगे से क्लासिफिकेशन आ रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हेडिंग नहीं है बल्कि एक से ज्यादा हेडिंग्स हैं, उन्हीं को भी फिलहाल हम देखने लगे हैं। अब देखें, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ नहीं है, ये पैराग्राफ का कंटेंट भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो यहां पर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो क्या होगी? सिर्फ हेडिंग होगी, कंटेंट नहीं होगी। कंटेंट क्या होता है? जो उसकी डिटेल्स लिखी होती है नीचे छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगला देखें, अब हमने जो यहां पर कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है उसको हमने हेडिंग स्टाइल में इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड को लिखने के लिए हेडिंग की जरूरत है, इसलिए अब हमें HTML का वो टैग देखना है जिसमें हम हेडिंग्स लिखते हैं। समझ में आ गया? सो HTML का जो हमारे पास टैग है वो ये है जनाब, कौन से वाला है? पहली बात तो ये कि ये सारा डाटा हम कहां देख रहे हैं, किस जगह पर, वेबसाइट के कौन से हिस्से में देख रहे हैं? अब मेरा ख्याल है हिस्सों का तो आपको पता लग ही चुका होगा ना, एक हेड वाला पार्ट था और एक बॉडी का था। ये कौन से हिस्से में देख रहे हैं? बॉडी वाले हिस्से में ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेडिंग कहां पर इनपुट करेंगे, हम लिखेंगे कहां पर? बॉडी में लिखेंगे, इसलिए हम सीधे बॉडी में आ गए। सही हो गया? HTML ने, गूगल ने HTML के लिए हमें 6 हेडिंग स्टाइल्स दिए हुए हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। ये वही वाले हेडिंग स्टाइल्स हैं जो कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। H1 से लेकर H6 तक टोटल हेडिंग स्टाइल है। पहला हेडिंग स्टाइल H1 है, आखिरी हेडिंग स्टाइल H6 है। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा हेडिंग स्टाइल कौन सा होगा? H1 होगा।
और सबसे छोटा हेडिंग स्टाइल कौन सा होगा? H6 होगा, और बीच में इससे छोटे 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 आते जाएंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इन हेडिंग को लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। वही भाई टैग है तो टैग की शक्ल में लिखेंगे। यहां लगाया हमने H, सारे आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो मैंने इसको लिया 1 और यहां लिख लिया हेडिंग स्टाइल, चलो, और इसको फिर मैंने कर दिया H1। सबको पता लग गया ये सिंगुलर टैग है कि पेयर टैग है? लिखने से ही पता लग गया होगा ना आपको। चलिए अब मैं एक काम करता हूं ताकि हम सारों को समझ लें। ये हो गए 2, 3, 4, 5 और 6, मगर सारे के सारे 1 है। एक एक करके इनको चेंज कर दें। इसको क्या कर दें? मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया। आपने इनको घर में इनपुट प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग? मतलब सबके साथ H लग रहा है, लेकिन चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नंबर चेंज कर रहे हैं आगे से। नहीं है, लेकिन हमें सारे टैग स्मॉल लेटर्स में लिखने चाहिए, ठीक है? मैं अगर कैपिटल में लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखना है। HTML इज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज कैसी है? ये फॉर्मेट करने में आपको हेल्प करती है। ये प्रोग्राम को, इससे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसे कोई मैथमेटिकल या फिजिक्स की कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हैं, ये उस तरह की फॉर्मेटिंग हो सकती है इससे, ठीक है? इसलिए इसको फॉर्मेटिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लो जी, कितने हो गए? पूरे हो गए 6। चलिए मैंने सारे लगा दिए और जरा देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। और इस दफा हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा लेसन चेंज हुआ, टॉपिक चेंज हुआ, तो इसकी फाइल चेंज कर लेते हैं, ठीक है? और इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? हेडिंग स्टाइल। आपने देखा फाइलों के नाम आपने हमेशा छोटी एबीसी में लिखने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एरर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये गूगल का स्ट्रक्चर है। गूगल कहता है कि फाइलों के नाम आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, फिर फाइलों के नाम के बीच में स्पेस। अब ये बात याद रखनी है पूरी एसईओ में, पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, यानी ये बात को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। किसी भी फाइल को जब बना रहे हो तो उसका नाम छोटी एबीसी में रखें, उसके नाम के बीच में स्पेस की जगह पर डैश इस्तेमाल करें, और कोशिश करेंगे उसका नाम आपके कंटेंट बेस्ड नाम होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो मटेरियल है, ताकि हम नाम से, जैसे मैं अभी इसका नाम रख लिया ना हेडिंग स्टाइल, अब कल आकर मैं इस फाइल अगर आपको ये दोबारा से दिखाना चाहूं तो मुझे बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर इसका नाम मैंने रखा हो सेकंड, तो मुझे खोल खोल के देखना पड़ेगा भाई इसमें था क्या, तो जरा अच्छी बात नहीं। और यही गूगल कह रहा है हमें, गूगल कह रहा है कि आपने अपने कीवर्ड के ऊपर अपनी फाइलों के नाम रखने हैं, ठीक है? हेडिंग स्टाइल, चलो जी HTML हुआ, सेव करें, जरा इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ये आ गई फाइल, चलिए अब हम आगे पहली दफा पेज के अंदर, मैं क्या, अब पहली दफा पेज के अंदर आ गए, ठीक है? और पेज के अंदर आकर हमने सबसे पहले हेडिंग को डील किया, और मैंने ये कहा कि गूगल हमें ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कोई किताब कंपोज कर दो, नोट्स बना दो, फिर भी यही कहेंगे ना कि भाई हेडिंग्स के साथ बनाना, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हो। तो इसी तरह गूगल भी यही कह रहा है कि भाई विजिटर्स को हेडिंग्स वाली वेबसाइट का कंटेंट पढ़ते हुए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इंस्टेड ऑफ कि ऐसी वेबसाइट्स को देखें जिसमें हेडिंग्स ही ना हो, सिंपल सारे के सारी पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हो, ठीक है? बोरिंग भी हो जाएगा और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये 6 हेडिंग स्टाइल आ गया, आपने देखा नीचे बिल्कुल छोटा। अब अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो आपको ये हेडिंग स्टाइल पढ़ा रहा हूं, शायद ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कहां पर आपको बड़ी हेडिंग लगानी है, कहां पर आपको छोटी हेडिंग, यानी जहां पर हमें, कहां पर हमें बड़ा दिखे, कहां पर छोटा दिखे, ऐसा नहीं है। ये इसका HTML पर्पस तो हो सकता है, मगर ये SEO का पर्पस बिल्कुल नहीं है। SEO में हम हेडिंग स्टाइल को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? SEO में हम हेडिंग स्टाइल को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हेडिंग स्टाइल्स आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्या ख्याल है? किताब पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर का नाम और चैप्टर के नीचे पहली हेडिंग आ गई, ऐसे ही है ना? फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। आमतौर पर जब बुक शुरू होती है
तो ऊपर लिखा होता है 1 और 1 के ऊपर पहली हेडिंग, ऐसी है। फिर आप 2-3 लाइनें 4-5 जितना भी हो पढ़ते हो। उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो सम टाइम वहां पर लिखा होता है 2, बट सम टाइम वहां पर लिखा होता है 1.1। दोनों में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है भला? यानी आपको खुद ही समझ में आ जाता है ना क्या है। जैसे ही 2 लिखा हुआ आपको पता लगा भाई शुक्र है पहला टॉपिक खत्म हो गया, हाँ दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। लेकिन अगर उधर लिखा होगा 1.1, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पहले टॉपिक का ही पार्ट है। अच्छा, फिर उसके नीचे कुछ लिखा, फिर लिखा हुआ आ गया 1.2। ये समझ जाएंगे ना तो आपको हेडिंग स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अच्छा, 1.2 लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। अब आपको क्या लगा कि अभी भी चल रहा है भाई, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, पता नहीं कितने पार्ट्स हैं अभी और। अच्छा, उसके बाद जब नीचे आए कुछ पैराग्राफ के पास पढ़ते पढ़ते, तो नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 1.2.1। अब तो और कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। यानी अब क्या हुआ? अब ये मेन पार्ट नहीं है बल्कि ये सिर्फ 1.2 का हिस्सा है। लेकिन जब आप इस तरह बुक रीडिंग करते हैं, मतलब आज तक स्कूल में, मतलब आप जब पहली क्लास में भी गए होंगे तो भी आपको बुक रीडिंग का ये स्टाइल किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा किसी ने कहा होगा भाई ये 2 से ये मुराद है, 1 से ये मुराद है। ये नॉर्मली बुक रीडिंग से आपको इसका अंदाजा खुद ब खुद ही होता गया। मतलब ये हमारा लर्निंग टॉपिक नहीं था कभी भी। गूगल ये कह रहा है कि भाई इस तरह अपना कंटेंट लिखो, लेकिन वो जो लिखा हुआ है 1.2.1 उसको यहां पर किस में हमने कन्वर्ट कर दिया? हेडिंग में। अब वो क्या कहता है? इसका मतलब क्या हुआ? वो कहना क्या चाह रहा है? कहता है आपकी वेबसाइट की जब एसईओ हो रही है तो आपने H1 में क्या इस्तेमाल करना है? शाबाश, आपने बताना है। H1 में क्या इस्तेमाल करो? अपना, नहीं H1 तो हेडिंग ही हो गई ना। H1 में इस्तेमाल क्या करो? अपना प्राइमरी कीवर्ड। अब क्या बुक के अंदर पॉइंट नंबर 1 एक चैप्टर में 2 दफा आएगा? नहीं आएगा ना। 1 एक ही दफा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बात वो क्या कह रहा है? दूसरी बात वो ये कह रहा है कि भाई ये जो आप H1 इस्तेमाल कर रहे हो कि आपकी पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक दफा होना चाहिए। क्यों? ताकि भाई इसको यूजर्स को और गूगल के क्राउलर को ये पता लग जाए कि ये है आपका प्राइमरी कीवर्ड। अब उसके बाद आगे क्या? आगे सब कीवर्ड्स, या जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो कहता भाई H2 में अपना कोई सेकेंडरी कीवर्ड ले आओ, उसको आप 2 या 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या होगा आगे जाकर? सेकेंडरी कीवर्ड का भी सेकेंडरी कीवर्ड बन जाएगा कोई, जो अभी हमने देखा था 1.2.1, 1.2.2। फिर क्या कहता है भाई 3 को इस्तेमाल कर लो। लेकिन जब वो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप यूं भी कर सकते हो कि एक H3 को बुलेट्स की शक्ल में इस्तेमाल कर लो। फिर उसके बाद आपने आगे किया, फिर H2 किया, अब आपको फिर बुलेट्स देने हैं, तो आपने कहा जरा डिफरेंट हो जाए, यूनिक हो जाए। अब आपने H3 की बजाय क्या यूज कर दिया? H4 के बुलेट्स बना दिए। यानी जितने भी आगे सब कीवर्ड्स बन रहे हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी फॉर्मूला क्या पता लग गया? यूज H1 ओनली 1 टाइम, यूज H2 2 और 3 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद वो जो बाकी वाले हैं उनको बुलेट्स की शक्ल में, जैसे वो नंबरिंग करते हो ना 1 2 3 4, उनको वो समझ लें और उसके तौर पर इस्तेमाल कर लें। मतलब H5 में आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल, ठीक है। एज ए एसईओ एक्सपर्ट वैसे जुर्म नहीं है, पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, लेकिन एसईओ इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल है। यानी वो ये कहता है आपका प्राइमरी कीवर्ड कहां पे होना चाहिए? आपका प्राइमरी कीवर्ड H1 में होना चाहिए। आपके जो सब कीवर्ड हैं 2-3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइमरी कीवर्ड कर दिया, जब क्या ही प्राइमरी रही हो तो 2 कैसे होंगे? एक ही होगा। सेकेंडरी कीवर्ड 2 से ज्यादा हो सकते हैं तो उसको 3 दफा इस्तेमाल कर लो। उसके बाद आगे से जितने भी सब कीवर्ड्स आ रहे हैं, ब्रांचेस उसकी बनती जा रही हैं, उनके लिए आप ये बुलेट्स रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये आपके कीवर्ड्स नहीं है कोई कंटेंट, तो आपको उसे H1 से लेकर H6 के स्ट्रक्चर में नहीं लाना। आपने हेडिंग स्टाइल को ये नहीं समझना कि ये मार्कर है, दिख तो ऐसे ही रहा ना जैसे मार्कर की तरह हमने कुछ हाईलाइट कर लिया। आपने इसे मार्कर नहीं समझना, आपने इसे मार्कर समझना है स्ट्रक्चर के लिए। बस स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं आप इससे। हेडिंग्स बनाने के लिए यूज नहीं करें कि एक हाथ में मार्कर है और एक हाथ में पेन है। तो आपने कहा क्योंकि हेडिंग है तो भाई H4 लगा लो, हेडिंग है तो H5 लगा लो। मिसाल के तौर पर अब किसी ने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, तो बारीक सा लिखा हुआ है, उसने कहा भाई यूं करते हैं, ये वाला लगा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये गलत हो गया ना फिर।
इसलिए कि कॉन्टेक्ट अस तो हमारा किसी भी तरह कीवर्ड नहीं है। कॉल नाउ कीवर्ड तो नहीं है। एड्रेस ADDRESS किसी भी तरह से ये हमारा कीवर्ड नहीं है। तो जब ये हमारा कीवर्ड ही नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम H1 में यानी हेडिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अगर इसके अपोजिट हमने बिहेव कर दिया सो गूगल कहेगा कि भाई आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीक है, यानी आपकी एसईओ वीक है। ले लें टेने साहब। वालेकुम सलाम। चलें जी वापस आ जाए। आ गए वापस। हाँ जी, सबकी होगी वापसी जी। समझ में आया? H1 का क्यों समझ रहे हैं हम? फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं समझ रहे, बल्कि स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास ये, अब हम साथ में पैरेलल एसईओ को भी, जब हम टैग्स को डिस्कस करेंगे ना, आप देख रहे हैं ना, हम सारे एसईओ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं साथ। तो अब साथ में इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी पता लग रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ के लिए। तो जब हमारे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो चेक होगा कि नहीं होगा? क्या चेक होगा? चेक करेंगे कि भाई हेडिंग, इसको हम यूं बोलेंगे कि हम चेक करेंगे कि क्या हेडिंग स्ट्रक्चर सही बना है कि नहीं बना। जैसे मैं ये कहूँ ना, इस क्लासरूम का स्ट्रक्चर ठीक भी है कि नहीं है। चेयर्स लगी हुई हैं, इन ऑर्डर चेयर्स लगी हुई हैं, डाइस पड़ा हुआ है, एलसीडी है, वाइट बोर्ड है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, एसी है, तो हम कहेंगे भाई स्ट्रक्चरली ये क्लासरूम कंप्लीट है। इसमें से सिर्फ कुर्सियाँ ही निकाल दो तो कहेंगे ये क्लासरूम कंप्लीट नहीं है। तो इसी तरह जब हमने चेक करना है कि क्या हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं ठीक है, तो हमने देखना है कि क्या उसमें हेडिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, क्या उसमें H1 to H6 का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। नहीं हुआ हुआ तो हम ठीक कर देंगे। अब दूसरी बात, एनीवेज फॉर्मेटिंग तो है, ये है ना फॉर्मेटिंग, मतलब कुछ भी हो फॉर्मेट तो है। HTML ने पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एज ए फॉर्मेट, फिर जब एसईओ स्टार्ट हुई तो उसने कहा कि इसको स्ट्रक्चर के लिए भी इस्तेमाल कर लो। अच्छा, अब ये भी फॉर्मेट है, लेकिन अगर इस वेबसाइट की हेडिंग को चेक करें तो ये जरा इससे स्टाइलिश फॉर्मेट है। क्या ख्याल है? उससे बेहतर है ना, खूबसूरत लग रही है जरा ये वाली हेडिंग। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाली जो हेडिंग है ये H1 है, तो आप कहेंगे कि कैसे है? इसका तो डिजाइन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या ख्याल है? मुख्तलिफ है ना, यानी इसका राइटिंग स्टाइल और इसके राइटिंग स्टाइल में बहुत फर्क है। ये H1 है इसका, मैं क्या इसका H1 ये है स्टाइल, राइटिंग स्टाइल जैसे फोन्ट्स होते हैं, इसका H1 तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, स्टाइलिश बना हुआ है ये भी फॉर्मेटिंग है। अब हमने क्या पढ़ा था याद है? चैटबॉट से भी वेबसाइट्स बनवा रहे थे तो हमने क्या कहा था? HTML इस्तेमाल करो, और दूसरे नंबर पर क्या कहा था? आपने कहा ही नहीं, किसी ने लगता उसको। जावा तो स्क्रिप्ट्स हो जाते हैं ना, PHP लैंग्वेज हो जाती है, CSS कैस्केड स्टाइल शीट नॉट रिलेटेड टू अस, मगर हमें पता होना चाहिए क्या है। CSS इज एडवांस फॉर्मेटिंग, HTML बेसिक फॉर्मेटिंग। मैं क्या बेसिक फॉर्मेटिंग और एडवांस फॉर्मेटिंग यानी ज्यादा कलरफुल, ज्यादा स्टाइलिश फॉर्मेटिंग क्या है हमारे पास? CSS है। अगर किसी को अपनी वेबसाइट को ज्यादा खूबसूरत बनाना है,
इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सीएसएस में वेबसाइट बनाओ कि भाई स्टाइलिश वेबसाइट करके दो, जरा ज्यादा स्टाइलिश वेबसाइट करके दो। तो अब वेब डेवलपर ने क्या किया, उसने कहा भाई ये H1 इतना खूबसूरत नहीं लगता, तो उसने एक स्टाइलिश सा फॉन्ट बनाया सीएसएस के अंदर और उसको हेडिंग वाली जगह पर लगा दिया। अब क्या हुआ, H1 भी फॉर्मेटिंग है, अब ये पॉइंट समझना है आपने, सीएसएस भी फॉर्मेटिंग है। अब लोगों को दिखाने के लिए सीएसएस ज्यादा अच्छा है, विजिटर को जरा खूबसूरत वेबसाइट लग रही है, वो तो बड़ी सिंपल सी वेबसाइट होगी ना जो सिंपल HTML से बनी होगी, मगर क्राउलर को दिखाने के लिए हेडिंग स्टाइल है, यानी कि H स्टाइल्स है। अब HTML पुरानी फॉर्मेटिंग, CSS नई फॉर्मेटिंग, जब हम दोनों फॉर्मेटिंग को इकट्ठा इस्तेमाल करें एट द सेम टाइम, यानी एक ही जगह पर सिंपल फॉर्मेटिंग भी है, यानी मैंने क्या इसी टेक्स्ट को CSS में भी लिखा और इसी को मैंने H1 भी कर दिया, तो ये दिखेगा कैसा, एडवांस फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट एडवांस होगा वो दिखेगा। मगर गूगल किसको देखेगा, गूगल क्राउल करते हुए सीएसएस को रीड ही नहीं करेगा। हमने कहा वो तो करता ही नहीं है सीएसएस को रीड, सीएसएस से उसका लेना देना ही कुछ नहीं है इन चक्कर में, है। बल्कि वो कभी कभी आपको ये जरूर कहेगा कि भैया आपकी वेबसाइट में बहुत सीएसएस हो गई है, इसे कम करो, ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर रही है, ये जरूर कहेगा वो आपको कहेगा कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हो गया, इसे कम करो, ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। इसका मतलब है क्राउलर किसको रीड करेगा, मतलब क्राउलर सीएसएस को नहीं ढूंढ रहा, क्राउलर H1 को ढूंढ रहा है। अब जब ये वेबसाइट मेरे पास आई तो हमने क्या किया, देखें हमने क्या किया, इसकी कोडिंग में जाकर देखते हैं कि हमने क्या किया। कंट्रोल U क्या करने लगा, क्यों करने लगा, हाँ सोर्स कोड के लिए को नहीं, सब बोलते हैं, एक बंदा बोलता है जो अच्छी बात नहीं है, बोलने की आदत कम है तो कोई बात नहीं है, क्लासरूम में फिर भी बोलना है। अगर मुझे बोलने की आदत ना हो और मैं भी ऐसे ही खामोश रहूं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सो बोलने की बेशक आदत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में अपना काम करते हुए तो बातें जरूर करनी है ना। वैसे इर्द गिर्द की बातें कभी नहीं करनी, जब मैं कहूँ ना कोई आके लतीफ़ा सुना दो तो 4 बंदों में से 3 बंदे ये कह सकते हैं सर हमें कोई जोक नहीं आती, ठीक है, लेकिन जब हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो तो सबको पार्टिसिपेट करना है उसमें, ठीक है जी। जरा देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, अभी क्या लगा होगा, अगर वो हेडिंग लगा हुआ है, अगर हेडिंग लगा हुआ है इस कोड में तो क्या लगा होगा, शाबाश, मैं क्या अगर हेडिंग लगा हुआ है तो टैग कौन सा लगा होगा, सिंपल H1, तो H1 को ढूंढ लें, मैं क्या इसमें से H1 को ढूंढ लेते हैं, सीधा वहीं पे चले जाएंगे। चलो लो जी दिखाओ भाई, कहते हैं हम तुम हमें H1 दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रहे, वो मैंने क्लोज कर दिया था ना, क्लोज नहीं था वो अभी, देखें जरा कि हुआ क्या एक्चुअली क्या था। ये जब वेबसाइट मेरे पास आई तो ये वाला जो टैग है ये भी HTML टैग की शक्ल में लिखा हुआ है, मगर ये शुरू कहां से हो रहा था, क्लास से। क्लासेस जो है वो CSS में बनती है, इतना हमें पता होना चाहिए, लेकिन कैसे बनती है हमारा टॉपिक नहीं है, ना हमने बनानी है ना हमने रिमूव करनी है, ठीक है। सो मुझे तो हेडिंग नजर आई, सो मैंने कहा भाई यहाँ पर तो क्लास ही लगी है, सिर्फ हेडिंग स्टाइल तो लगा ही नहीं हुआ। सो मैं क्या किया, उसके टैग में आया और उसके टैग में क्लास से पहले क्या लिखा, H1, सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं की, क्लास से पहले क्या लगाया H1, जरा आगे डालकर देखते हैं आगे क्या किया हमने। फिर ये हेडिंग चल रही थी, यहां पर हो सकता है उसने लिखा होता वेलकम टू ABC कंपनी, ये भी SEO का काम नहीं है भाई, H1 लगाने लगाऊं इसका तो मतलब है H1 में अगर ये लगाएंगे तो H1 तो जाया कर दिया ना, यानी अगर मैं H1 में लिख दूं वेलकम टू आगे कंपनी का नाम, तो भाई लोगों ने ये तो नहीं सर्च करना, लोगों ने तो प्रोडक्ट सर्च करनी है, लोगों ने तो सर्विस सर्च करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कीवर्ड। सो हमने जो अभी आगे जाकर पढ़ना है कीवर्ड रिसर्च करनी है, सपोज कर रहे हैं हमने ये कीवर्ड निकाला, अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया कंपनी के नाम को और इसके साथ, और आगे जाकर देखें क्या हुआ, क्या किया भाई हमने आगे, ये टैग यहां बंद किया, ये मैसेज दिया और साथ में ही बस इतना सा काम हमने किया। तो क्या किया हमने, H1 का इस्तेमाल उसकी वेबसाइट में डाल दिया, पहले नहीं था, जब वेबसाइट मेरे पास आई थी उस वक्त नहीं था, और आप देख रहे होंगे इसमें H1 लगा हुआ है, बट स्टिल एट द सेम टाइम वो H1 का दिखा नहीं रहा, H1 को दिखा नहीं रहा, मगर क्राउलर कह रहा है कि फाइन आपने हेडिंग स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, यानी
सोर्स कोड को उसने रीड करना है। देखें, विजिटर्स ने आपके पेज को देखना है, क्राउलर ने आपके कोड को देखना है, बस उसे पेज से कुछ लेना देना नहीं है। यानी आपका पेज कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है, क्राउलर को इससे कुछ कंसर्न नहीं है। क्राउलर ने कहना है भाई आपने कोडिंग भी की है कि नहीं की है। इवन आप सिंपल HTML फाइल बनाएं, उसको अपलोड कर दें वेबसाइट के तौर पर, मगर SEO क्लास की यूज करें बीच में, तो किसी भी खूबसूरत वेबसाइट से ऊपर आ जाएगी वो, SEO की वजह से। ठीक है, अलबत्ता उससे लोग इतने कन्विंस होंगे कि नहीं कि भाई अच्छी वेबसाइट नहीं है, स्टाइलिश नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ने का, वो एक अलग बात है। लेकिन गूगल के लिए वो चीजें पूरी हो गई हैं। गूगल को जो चीज चाहिए थी वो हमने HTML में दे दी। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि हेडिंग स्ट्रक्चर क्या चीज है। सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा हम वेबसाइट पे दोबारा आते हैं और देखते हैं आगे किसकी बात करें। अब आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी हेडिंग्स आ रही है ना। तो जहां जहां हेडिंग्स हैं वहां हेडिंग स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अब जरा आप हेडिंग के बिल्कुल नीचे आ जाएं तो सिंपली हमें क्या नजर आ रहा है? पैराग्राफ। ये एक वेबसाइट में बहुत सारे पैराग्राफ्स भी होंगे, तो ये पैराग्राफ बना हुआ है। अच्छा, पैराग्राफ इटसेल्फ तो एसईओ को कुछ नहीं करता, मगर पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है उसमें से कुछ एसईओ का कंटेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पैराग्राफ के टैग का भी पता होना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूं अपना टाइम बचाने के लिए, टाइपिंग वाला ये काम कर लेते हैं भाई। ये पूरा ही ले लेते हैं। इसे मैंने किया कॉपी और इसको मैं अपनी फाइल में इस्तेमाल करने लगा हूं। ठीक है, जरा और आसान करने के लिए कि आपको समझ में भी आ जाए पर्पजली क्या था, तो क्योंकि मैं कंटेंट वो वाला ला रहा हूं तो हेडिंग भी वही लानी चाहिए ना। सो मैंने कहा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। फाइन। हमारे H1 है, ये हमारे कीवर्ड्स होंगे, मतलब अगर कोई सर्च करेगा तो उनको इनके बेसिस पे मिलेगी वेबसाइट। जी, हमने पहले दिन क्या किया था पहले देखे जरा, इधर है, ये मैंने कीवर्ड लिख दिया। देखिए मैंने वेबसाइट का नाम तो नहीं लिखा ना, कीवर्ड लिखा ना। अब हम कहां पे जाएंगे भला? SERP पे जाएंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जाएंगे ना, वेबसाइट तो नहीं खुलने वाली है। देखें जरा क्या क्या आया, कहां लिखा हुआ है? टाइटल में एक जगह, फिर कहां लिखा? हेडिंग H1 में। बात समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब हुआ, पता लग गया कि SCRP में लाने के लिए इसका कितना ज्यादा रोल है। इसी की वजह से तो रैंक हुआ है कि आपने इस अपने कीवर्ड को टाइटल में यूज किया, आपने अपने कीवर्ड को हेडिंग में यूज किया। अभी आगे चल रहे हैं हम कि और कहां इस्तेमाल करना है। चलिए जी, अब हम कौन सा टैग इस्तेमाल करने वाले हैं पता लग गया होगा। पी का, लो जी, पी कर दिया मैंने, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है भाई। P फॉर पैराग्राफ। अच्छा, मैं यहाँ आया और इसको कंट्रोल V कर दिया। भाई टेक्स्ट लंबा चौड़ा था, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है नहीं है कि थोड़ा सा पूरी लाइन करेगा फिर नीचे फिर नीचे, तो इसको जरा जोर आजमाई करके नंबर ऑफ लाइंस में कर लें। हाँ जी, क्योंकि वर्ड में वर्ड की तरह तो नहीं है ना कि खुद ब खुद ही सब कुछ करता जाए, तो मैंने इसको जरा पैराग्राफ्स की शक्ल दे दी। बल्कि एक काम करते हैं, ये रहने ही देते हैं, ताकि चले ठीक हो गया ना। छोटा कर दिया मैंने टेक्स्ट। फाइन, सेव करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। पहले आउटपुट इधर तक देखे, अभी मैंने कोई एसईओ वाला रोल प्ले नहीं किया, अभी तो मैं कंटेंट लेकर आया हूं बीच में। हाँ, चल रही थी वेबसाइट ऐसी है ना, यही है। टेक्स्ट आ गया सिंपल, सिर्फ ये मैंने वो टेक्स्ट कम कर दिया तो कम हो गया। आपका जितना भी टेक्स्ट होगा उतना टेक्स्ट ले आओगे यहाँ पर। ओके, ये तो सिर्फ मैंने अभी बताया कि भाई अब पैराग्राफ में हमें एसईओ के पॉइंट से क्या करना है वो समझने के लिए मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर दिया। ठीक है, अब सबको ये तो समझ में आ गया कि हमारा कीवर्ड क्या है। भाई ऊपर बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है, फिर तो साइंस नहीं ना बनेगी सही। एक काम करें जरा, ताकि जरा एक लॉजिक सब के साथ आ जाए वापस। ये तो ठीक है, कहाँ चेंज करनी है मुझे? यहाँ। चलो, अब स्क्रीन देखनी है आपने। अब ठीक हो गया। टाइटल में कीवर्ड, हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड, अब आ गया पैराग्राफ। अब अगली बारी आ गई पैराग्राफ की। अब वो कहता है कि भाई आपके पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में भी कीवर्ड होना चाहिए। इसको हम यूं भी कह सकते हैं
कि कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में कीवर्ड। ये दोनों बातें मैं बिल्कुल एक ही कर रहा हूं भाई। अगर मैं कहता हूं कि कीवर्ड इंट्रोडक्शन में रखो तो इसका मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही बनेगा ना। तो अगर मैं ये कहूं कि कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के अंदर, भाई एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पहले सेंटेंस में कीवर्ड को अकोमोडेट कर लो। ठीक है, अब आ लेते हैं वापस। किधर लिखा है जी हम लोगों ने, ये लिखा है वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके, कीवर्ड आ गया ना। अच्छा, कीवर्ड तो आ गया, गूगल को कैसे पता लगेगा ये कीवर्ड है आपका भाई? अच्छा, टाइटल में गूगल को कैसे पता लगा था कीवर्ड है? पहला कीवर्ड टाइटल में था ना, तो कैसे पता लगा था गूगल को कि ये कीवर्ड है? क्योंकि हमने कीवर्ड टाइटल में लिखा था भाई। ओके, फिर उसे दूसरा कीवर्ड कहां से मिला? हेडिंग 1 में। उसे कैसे पता लगा ये कीवर्ड है? क्योंकि वो H1 में था, तो उसने कहा था भाई देखो, उसने क्या कहा था, उसने कहा था मैं कीवर्ड को ढूंढूंगा टाइटल में, मैं कीवर्ड को ढूंढूंगा H1 में। अब वो ये कह रहा है मैं कीवर्ड को ढूंढूंगा पैराग्राफ में, बट भाई पैराग्राफ में तो बहुत कुछ है, उसे कैसे पता लगेगा? देखो उसे कैसे पता लगेगा, मिसाल के तौर पर अभी तो मैंने कहा ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हो सकता है वो ये कि मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, तो कीवर्ड बन जाता है आपका। इसका मतलब है कि कोई ना कोई मार्कर फिर इसको भी देना पड़ेगा हमें, है ना, कोई मार्कर लगाना पड़ेगा इसको कि भाई ये मार्क है, ताकि वो गूगल इसको रिकॉग्नाइज कर ले। गूगल कहता है भाई अगर आपके पैराग्राफ में कीवर्ड मौजूद है तो आप उसे प्रोमिनेंट करो। कैसे? या तो उसे बोल्ड का टैग लगाओ या उसे स्ट्रॉन्ग का टैग लगाओ। बोल्ड भी बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करता है। बोल्ड HTML की ओल्ड वर्जन है और स्ट्रॉन्ग उसका नया वर्जन है। आज की तारीख में बोल्ड भी अवेलेबल है, आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फाइन, मैंने यहां पर फिलहाल लगा लिया स्ट्रॉन्ग, समझाने के लिए ना किसी और जगह पर बोल्ड भी लगा देते हैं। लग गया? और यहां पे आकर इसको कर दिया क्लोज। चलो, अब पता लग गया उसको, अब उसको पता लग गया कि भाई आपका कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, अब सिर्फ समझाने के लिए मैं जरा यहां पर बोल्ड भी लगा देता हूं, ये बी का टैग बोल्ड, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया मैंने, ताकि आपको पता लगे कि दोनों में फर्क कोई भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, आप बी भी इस्तेमाल करो, आप स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल करो, बहुत सारे बी या स्ट्रॉन्ग भी नहीं मानेगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, जब बहुत सारे नहीं मान रहा, 2-3 लगाए, अब जरूरत है बी की तो स्ट्रॉन्ग लगा लो। मतलब टैग को ही पकड़ना है ना उसने, तो उसने ये तो नहीं देखना बोल्ड हुआ है, वो कहेगा भाई बहुत सारे बी लगा दिए तुमने, तो फिर क्या करो, 3-4 और हाईलाइट करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर लो, फिर नहीं पकड़ेगा वो। चलिए इसको चेक करें क्या बने। दोनों एक जैसे टैग हैं, ठीक है, बोल्ड भी और स्ट्रॉन्ग भी। वो दूसरा मैंने कीवर्ड की वजह से नहीं लगाया, सिर्फ आपको टैग दिखाने के लिए लगाया है। ठीक है, कि आपको पता लगेगा आप बोल्ड भी यूज कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी। अब मैं उसे हटा भी देता हूं ताकि आप कहीं ये ना समझ रहे हो कि ये कीवर्ड है। काफी सारी जगहों पर कीवर्ड आ गया है ना, काफी सारी जगहों पर कीवर्ड आ गया। और अगर हम अब वेबसाइट को देखें तो हमें वेबसाइट इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये टैगिंग को खत्म कर देंगे, सारे टैग्स को। हेडिंग की भी समझ में आ गई, पैराग्राफ को लेकर भी समझ में आ गई, बचा क्या, इमेजेस और हाइपरलिंक्स, 2 चीजें बची। अब अगली क्लास में हम इमेजेस की साइंस को एसईओ के पॉइंट से समझेंगे और हाइपरलिंक की साइंस को एसईओ के पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, और फिर ये समझना कि जितनी एसईओ करने के लिए हमें एचटीएमएल टैग्स की जरूरत थी पूरे हो गए, इससे ज्यादा हमें एचटीएमएल टैग अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे पास कोई वेबसाइट आती है तो यही वाले टैग्स के थ्रू हम उसकी एसईओ को आइडेंटिफाई करते हैं और इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सर जब हमने इसको सर्च किया था प्रोफेशनल किचन, तो हमारे सामने जो SCRP पे आया था उसमें हमारे पास टाइटल में ये कीवर्ड था, लेकिन ऊपर जहाँ फेविकॉन था उसके साथ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, तो वो कैसे था?
ये खुला हुआ पेज देखें दोबारा, जी, वो ऊपर जैसे नाम है ना उसका साथ में, DEC किचन। और नीचे बेस्ट अब रुक जाए यहाँ पे, आप भी रुक जाए, जूस बाहर जाके पीना, ठीक है। चलें आगे, बताऊं जो बताने लगा पॉइंट, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है, सुन लें आप भी जवाब उसका। ऊपर लिखा हुआ है DEC किचन, भाई ये तो वेबसाइट है ना हमारी, ये तो वेबसाइट लाइव की हुई है, ये XYZ कोई भी नाम हो सकता है, कंपनी का नाम है, ये जो उन्होंने डोमेन खरीदी है, पहला लेक्चर पढ़ा था ना डोमेन का, ठीक है। तो इन्होंने डोमेन खरीदी हुई है किस नाम की, deckitchen.org, तो ये ऊपर वो नाम आ रहा है। उसके बाद ये वेबसाइट हमने कहां पर अपलोड की हुई है, एक सब डोमेन में। सब डोमेन क्या होती है, जो डोमेन के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा था, professionalkitchen.deckitchen.org, ठीक है। मतलब इसका एसईओ से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं कह इन दोनों पॉइंट्स का एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा था, हेडिंग आ रही थी, वो टाइटल से पिक हुआ, फेविकॉल आ रहा था, वो टाइटल से पिक हुआ। तीसरे नंबर पर जो कंटेंट आ रहा था, ये ज़हन में रखिएगा, वो बॉडी से पिक नहीं हुआ अभी। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि वो कब कब बॉडी से पिक होता है और कहां से पिक होता है, उसको हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया। उसको हम डिस्कस उस वक्त करेंगे जब हम एसईओ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एसईओ पढ़े बगैर हम आपको उसकी समझ ही नहीं आ सकती।